हेलो मित्रों, आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है निर्माण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पोषक तत्वों वाले टॉपिक से कि पोषक तत्वों में कौन से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और जो वापस रिपीट होने की संभावना हो सकती है। तो आराम से देखिए और आप भी साथ साथ में आंसर दीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप भी शांत में आंसर दीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दुग्ध प्रोटीन कौन सी होती है, या कह सकते हैं यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका आंसर रहता है केसिन। क्या होता है? केसिन। और एक यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध के सफेद रंग का कारण कौन होता है, तो वह भी केसिन प्रोटीन ही होती है। तो पहले का आंसर ये द वाला होगा या चौथे नंबर वाला होगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। एंजाइम का रासायनिक स्वभाव होता है, यानी एंजाइम जो होता है वह क्या होता है? एक प्रकार का वसा होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है या हाइड्रोकार्बन होता है या प्रोटीन होता है। तो सिंपल पॉइंट है, एंजाइम होते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं वह अधिकतर प्रोटीन होते हैं। इसका आंसर है वह 4 रहेगा। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा होता है? सबसे सरल, सबसे सिंपल टाइप का, तो वह होता है ग्लाइसिन। कौन सा होता है? ग्लाइसिन रहता है, सिंपल स्ट्रक्चर रहती है इसकी। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जो अमीनो अम्ल शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, यानी जो बनते नहीं हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो इसको यूं समझना कि एमिनो एसिड जो होते हैं उनको मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कुछ को कहा जाता है एसेंशियल एमिनो एसिड, कुछ को कहा जाता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब होता है वे एमिनो एसिड जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पाता है, अतः उन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है, और जिनको बाहर से लेने की आवश्यकता होती है उन्हें कहा जाता है एसेंशियल, है ना। और जिनमें दूसरा पॉइंट ये है कि वे एमिनो एसिड जिनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पाता है, और जिनका निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, और जो हो जाता है उनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, और नहीं होती इसलिए उनको कहा जाता है नॉन एसेंशियल। तो यहाँ पे शब्दावली है कि भाई हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता, संश्लेषण नहीं होता, निर्माण नहीं होता, उनको क्या कहा जाता है? तो अभी हमने देखा एसेंशियल कहा जाता है। एसेंशियल वाला पॉइंट यह सही रहेगा। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। विभिन्न जंतुओं में कौन भिन्न प्रकार के होते हैं, यानी अलग अलग जीव जो पाए जाते हैं उसमें सबसे अधिक विभिन्नता किनमें देखने को पड़ती है या मिलती है? वसा में या कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में या विटामिन में? तो इसमें ध्यान रखिए प्रोटीन जो होता है और विभिन्न प्राणियों में अलग अलग प्रकार का होता है। तो सबसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसका आंसर क्या था? प्रोटीन। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। शरीर में वसा निर्माण कब होता है? तो देखिए सबसे पहले हम जो भी भोजन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें भोजन के रूप में 2 टाइम का ही भोजन हमारे पर्याप्त है, लेकिन हम 4 टाइम तक भोजन करते हैं, तो जो ग्लूकोज है वह ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा आ जाती है, और ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा आने के बाद में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो लीवर इस ग्लूकोज के अणुओं को जोड़ देता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इसे प्रोसेस को बुलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है उसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण हो जाता है, और फिर यह ग्लाइकोजन जो है वह लीवर में इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है लीवर में और मांसपेशी में होता है। तो जब यकृत तथा पेशी में अतिरिक्त ग्लाइकोजन का संग्रह बंद हो जाता है, एक और पॉइंट इसमें विशेष पॉइंट सुनना, शरीर में वसा का निर्माण कम हो जाता है। तो इसमें वापस एक बार सुनना, पहले इसमें प्रोसेस ये होती है कि जो भी लीवर ने क्या किया कि ग्लूकोज के अणु को जोड़ दिया और ये जो ग्लाइकोजन है यह बना दिया। अब ग्लाइकोजन बनाने के बाद में ग्लाइकोजन जो है वह लीवर में और मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है। अब ग्लाइकोजन ऑलरेडी सब कुछ इकट्ठा हो चुका, अब एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन का स्टोरेज नहीं किया जा सकता। इस समय फिर बाद में वसा जो है उसका स्टोरेज होना शुरू हो जाता है, और वसा का स्टोरेज होता है तो मोटापा बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे वसा का निर्माण या वसा का स्टोरेज कब होने शुरू हो जाता है शरीर में? निर्माण की जगह स्टोरेज शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा जब यकृत तथा पेशी में अतिरिक्त ग्लाइकोजन का संग्रह होना बंद हो जाता है, यानी ग्लाइकोजन ऑलरेडी जितना इकट्ठा होना है उतना हो चुका है, उसके बाद में फिर वसा का संग्रह होता है। फिर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर की वृद्धि तथा पुनरुद्भवन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो सभी को पता है शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए मुख्यतः तो सभी की होती है, लेकिन सबसे अधिक जो मेन कंटेंट होता है वह कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। भारतवर्ष में शाकाहारी व्यक्तियों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन माना जाता है, यानी प्रोटीन मुख्य रूप से
किससे प्राप्त होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? दालों से प्राप्त होता है। प्रोटीन में एक ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि प्रोटीन की प्रतिशतता सबसे अधिक किसमें होती है? तो वह स्पाइरुलिना में होती है। उसके बाद में सोयाबीन का नंबर आता है, उसके बाद में विभिन्न प्रकार की दालों का नंबर आता है, उसके बाद में मांस का नंबर आता है, उसके बाद में अंडे का नंबर भी आता है। तो ये क्रम भी हमें याद रखना है। फिर थोड़ा आगे की ओर, प्रोटीन का संवहन शरीर के किस रूप में होता है? यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में जो संवहन हुआ, मतलब कि प्रोटीन जो है वो एब्जॉर्ब होता है, वह किस रूप में होता है? तो देखिए, हम पहले जितना ही प्रोटीन खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इसको इस टाइप में याद रखें कि ये अकेला अणु होता है, इसको कहा जाता है एमिनो एसिड, और बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ जाते हैं तो इसी को बोला जाता है प्रोटीन। हम बाहर से जो भी प्रोटीन लेते हैं वह इस रूप में होता है। फिर इसका हमारे बॉडी में जाके होता है पाचन, और पाचन का मतलब होता है जटिल अणु का सरल अणु में बदलना, और जटिल अणु सरल अणु में कब बदलेगा? जब यह टूटेगा। तो पाचन के दौरान ये जो प्रोटीन है यह टूटता है और वापस एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। फिर ये एमिनो एसिड जो है, इनका जो संवहन है वह छोटी आंत में होता है, क्योंकि एमिनो एसिड छोटे होते हैं तो छोटी आंत में इनका संवहन हो जाता है। ये फिर मिलता है ब्लड में, और ब्लड में मिलकर फिर वापस अन्य कोशिकाओं में पहुंचता है, और फिर कोशिकाओं में पहुंचने के बाद में और कई प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कोशिकाओं को जिस टाइप के प्रोटीन की आवश्यकता होती है उस टाइप का प्रोटीन का निर्माण फिर होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें लिखा है प्रोटीन का संवहन शरीर में किस रूप में होता है, इसका एब्जॉर्ब किस रूप में होता है? तो वह अमीनो अम्ल के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्न में से कौन स्वाद में मीठा होता है किंतु शर्करा नहीं होता है? अब इसमें शब्दावली समझना, मीठा है लेकिन शर्करा नहीं है। तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि शर्करा किसे कहा जाता है। तो कभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है तो उसमें आपने सुना होगा कि मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स जो है इनको शर्करा कहा जाता है, और पॉलीसैकेराइड्स से उसको शर्करा नहीं कहा जाता। अब यहाँ पे एक तो ये पॉइंट है, तो इसमें शर्करा निम्न में से कौन सा नहीं होता है? तो इसमें एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि देखिए, इनमें से अगर आगे की ओर बढ़ेंगे, शर्करा नहीं है तो इसमें दे दिया प्रोटीन है। इसमें एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत छप गया है। हाँ, इसमें से कौन सी शर्करा है? शर्करा है होती है। अब इसमें कौन सी शर्करा है? तो देखो, स्टार्च जो होता है, स्टार्च वह एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड्स होता है, और पॉलीसैकेराइड्स को हम शर्करा नहीं कह सकते। सैकरिन जो होता है वह स्वाद में जरूर मीठा होता है लेकिन वह एक प्रकार की शर्करा नहीं है। प्रोटीन जो है वह भी शर्करा नहीं है। इसमें डाइसैकेराइड्स कौन होता है? लैक्टोज होता है। तो लैक्टोज जो होता है इसमें एक प्रकार की शर्करा होती है, स्वाद में मीठा होता है लेकिन वह शर्करा भी है। तो वह कौन सा होता है? तो वह लैक्टोज। हल्का सा लैक्टोज जो है वह दूध में पाया जाता है और हल्का सा मीठेपन का कारण भी होता है। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सुक्रोज निम्न में से मिलकर बनता है। सुक्रोज किससे मिलकर बना है? तो देखो, मैं आपको पूरा ही पॉइंट बता दूं। डाइसैकेराइड जो होता है, तीन टाइप के डाइसैकेराइड से, एक तो बोला जाता है माल्टोज, एक बोला जाता है लैक्टोज, और एक कहा जाता है सुक्रोज। इस तीनों में पॉइंट देख लेंगे। माल्टोज जो होता है वह डाइसैकेराइड्स होता है, यानी दो अणुओं से मिलकर बना होता है, या दो मोनोसैकेराइड्स इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला होता है ग्लूकोज और दूसरा भी होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जुड़ता है तो इसी को बोला जाता है माल्टोज। लैक्टोज जो है वह भी डाइसैकेराइड्स होता है, दो अणुओं से मिलकर बना है। पहला होता है इसमें ग्लूकोज और दूसरा जो है वह होता है गैलेक्टोज, यानी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जुड़ता है तो इसी को बोला जाता है लैक्टोज। और तीसरा है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वह बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ऐसा क्वेश्चन आगे भी आएगा, वो भी सुनना। यहाँ पे सुक्रोज ही लिखा है, तो सुक्रोज जो है वह किससे मिलकर बना है? तो देखो, पहला पॉइंट है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ये वाला सही रहेगा, सिंपल सा पॉइंट है। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो अम्ल है? तो आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सा होता है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, टीटी हॉल में वीआईपी, जिसमें पहले टी का मतलब होता है ट्रिप्टोफैन। तो ये ट्रिप्टोफैन जो होता है वह आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। इसके अलावा ये ग्लाइसिन, एलेनिन वगैरह, टायरोसिन वगैरह, ये सब अलग टाइप के होते हैं, ये होते हैं अनावश्यक वाले। फिर इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन डाइसैकेराइड्स के जल अपघटन से दो ग्लूकोज के अणु बनते हैं? कहने का मतलब यह है, इनमें से कौन है जिनको कि जल अपघटन किया जाए, जल में डाल दिया जाए
तो वह ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हमने देखा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से कौन बना होता है, माल्टोज बना होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, माल्टोज। अभी हमने जस्ट देखा है पिछली क्लास, पिछले पॉइंट में, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये रहा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलता है तो क्या बनता है, माल्टोज। उसका जल अपघटन किया जाता है तो वापस ग्लूकोज और ग्लूकोज प्राप्त हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया माल्टोज। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन शरीर का सबसे प्रमुख संरचनात्मक भाग होता है, सभी को पता होना चाहिए। सबसे संरचनात्मक भाग मांसपेशी, और मांसपेशी सबसे मांसपेशी मुख्य रूप से किससे बनी होती है, प्रोटीन से। तो इसका आंसर प्रोटीन रहेगा। फिर आगे देखेंगे, लैक्टोज निम्न से मिलकर बनती है। लैक्टोज किससे मिलकर बनी है, अभी हमने वापस पिछले पॉइंट में जाकर देखेंगे। लैक्टोज, ये देखो लैक्टोज अभी बताए थे, ये लैक्टोज किससे मिलकर बनी होती है, तो यह ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। तो इसमें देख लो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज कहां लिखा है, लैक्टोज निम्न से मिलकर बनी है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इसका पहला वाला पॉइंट यह सही रहेगा। और सभी क्वेश्चन पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वापस रिपीट भी हो सकते हैं। फिर थोड़ा आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रोटीन में विभिन्नताएं निम्न कारण से होती है। प्रोटीन में विभिन्नता का कारण क्या होता है, तो कारण होता है अमीनो अम्ल का क्रम। यह भी जो सीईटी का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है। जैसे कि ये समझना, अगर यहां से बात करना, देखिए पॉइंट समझना कि ये वाला अकेला अणु, तो इसका नाम दिया हमने एमिनो एसिड, और बहुत सारे एमिनो एसिड अगर जुड़ जाते हैं, ये बहुत सारे जुड़ गए, तो यहां से लेकर यहां तक जो संरचना होती है इसी को कहा जाता है प्रोटीन। अब ये एमिनो एसिड मान लीजिए ये वाला है ट्रिप्टोफैन, ये वाला है थ्रियोनिन, ये वाला वेलिन, ये वाला आइसोल्यूसिन, ये वाला फिनाइलएलेनिन। तो ट्रिप्टोफैन यहां से इस फिनाइलएलेनिन की जगह चला जाए, ये कहीं और जगह चला जाए, तो इसमें हल्का सा एमिनो एसिड के क्रम में चेंज हुआ है, और हल्का सा एमिनो एसिड के क्रम में चेंज होने के कारण प्रोटीन अपना गुणधर्म चेंज कर देता है। विशेष पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन का गुणधर्म किस पे डिपेंड होता है, एमिनो एसिड के क्रम पे। अगर जैसे एमिनो एसिड चेंज है तो प्रोटीन का गुणधर्म भी चेंज हो जाएगा। तो ये आंसर इसका रहेगा पहला वाला। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक एंटीबॉडी है, तो सिंपल पॉइंट है कि गामा ग्लोबुलिन जो होता है या इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, वैसे को एक जैसे एंटीबॉडी का अन्य नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। और इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है वह कई टाइप की होती है, जिसमें एक रहता है गामा ग्लोबुलिन। तो ये जो गामा ग्लोबुलिन है वह एक प्रकार की एंटीबॉडी होती है। सिंपल पॉइंट। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो सबसे मीठी शर्करा जो है वह होती है जो फ्रूट्स में पाई जाती है, शहद में पाई जाती है। और फ्रूट्स में और शहद में पाई जाने वाली शर्करा मुख्य रूप से कौन सी होती है, तो मुख्य रूप से होती है फ्रक्टोज। तो सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा फ्रक्टोज होती है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है, तो वह होती है लैक्टोज, जो कि दूध में पाई जाती है। तो सबसे कम मीठी लैक्टोज और सबसे मीठी हो गई है फ्रक्टोज। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सी शर्करा केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, तो सिंपल पॉइंट है कि स्तनधारियों में मिल्क जो है, देखो मिल्क ग्लैंड या जो स्तन ग्रंथि है वैसे स्तनधारी वर्ग में पाई जाती है। इसका मतलब दूध का सिक्रेशन किसके द्वारा किया जा सकता है, स्तनधारियों द्वारा। इसका मतलब दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में पाई जाती है लैक्टोज। तो लैक्टोज, इसका आंसर कौन सी शर्करा सिर्फ स्तनधारी में पाई जाती है, तो आंसर क्या देना है, लैक्टोज। सिंपल सा पॉइंट है। अब आगे बढ़िए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।